बहुत सारी तकनीक चीज़ें जो पिछले 10 सालों से वो ला रहे हैं कि आप ई-केवाईसी कीजिए, आप आधार से जोड़िएगा। इतना जो तकनीकीकरण जो चल रहा है, उससे क्या होगा कि कई सारे मज़दूर जो है वो परेशान होके, हताश होके कहेंगे कि भाई हमें नहीं करना, हमें छोड़ दीजिए। क्योंकि वो चक्कर काटते रहेंगे ई-केवाईसी जोड़ने के। आज अगर हम लोगों को इस तरीके से बाँट दें कि वो बस चक्कर काटते रहे और वो अपने आप में एकजुट होके सवाल पूछने की जो क्षमता है उसको हम और कमज़ोर कर दें, तो फिर वो नागरिक कैसे बनेंगे? वो तो लाभार्थी बनेंगे। ये मैं तो कहूँगा कि एक बैकवर्ड चले गए हैं। हम वापस सामंतवाद की तरफ जा रहे हैं। हम वापस पितृसत्ता की तरफ जा रहे हैं क्योंकि महिलाएँ ख़ास नरेगा की मज़दूर हैं और महिलाएँ अभी फिर से माँगने लगेंगी कि भाई हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए। कम से कम मज़दूर ये तय कर पाते थे कि यहाँ पे सड़कें बनेंगी कि क्या बनेगी। अब वो पावर आपने उनसे छीन लिया है। फिर आप बोलेंगे कि देखिए हिंदुस्तान तो विकसित हो रहा है क्योंकि मज़दूर काम नहीं माँग रहे। उनको अपने काम माँगने से ही उनको द्वार पे ही आपने रोक दिया है। हम दयालु सरकार चुन रहे हैं, हमें दयालु सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसी सरकार हम्म। चाहिए जो हमसे मिल के एक साथ बात कर सके, हमारी बातों को समझ सके। मन की बात एक तरफ़ा होता है, नीतीश भाई। दया 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 के नाम पे दरअसल आप क्रूरता ही कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ और लोगों के साथ। नमस्कार, मैं हूं गिरीश त्यागी और आपका कारा डीप डाइव पर। मेरे साथ राजेंद्र नारायण जो अगीम ट्रेन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं और समाज विज्ञानी हैं। और उनका बहुत सारा काम मनरेगा से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम और उसका और तरीके सब कुछ कायदा भी बदल दिया गया है। और हम उनसे इस बातचीत में इसको समझना चाहेंगे कि ये किस तरह से अ, प्रभावित करेगा उस देश में जहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और आर्थिक असमानता शायद सबसे ज्यादा है दुनिया में इस देश में। तो राजेंद्र, आपका स्वागत है इस बातचीत में। धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। आप काफी व्यस्त हैं, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि तब से ये कानून बदला है तो और उसकी कार्रवाई में भी तब तब से काफी गहमा गहमी रही है इसके बीच में। पर मैं आपसे शुरू में ये समझना चाहता हूँ किसी भी हिंदी भाषी के लिए कि इसको हम कैसे पैराफ्रेज करेंगे कि जो दुनिया में सबसे बड़ी जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम रहा है मनरेगा, जो वो अब उसका नया स्वरूप किस तरह से है और वो उसमें क्या दिक्कतें हैं। पहले दिक्कतों में जाने से पहले हम समझते हैं कि मनरेगा से क्या मिलता है। तो मनरेगा जी। क्यों एक बहुत अपने आप में एक बहुत अहम कानून है। देखिए कानून तो आया 2005 में और कानून के तहत अगर हम देखें तो मुख्य कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि हक आधारित कानूनों में आते हैं। यानी कि इसमें ये है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी हाउसहोल्ड किसी भी परिवार कोई भी परिवार 100 दिन का काम उनको वो हक उनको माँगने पर उनको 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है और उसी तरह से 15 दिन के अंदर उनको उनका भुगतान होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो एक लंबित भुगतान का मुआवज़ा मिलता है। तो ये 2 हक आधारित चीज़ें बहुत अहम हैं। साथ ही इसके साथ एक और जो चीज़ जुड़ा हुआ है वो कि ग्रामीणी क्षेत्र में आप ग्राम सभा के तहत आप फैसला करेंगे कि हमारे गाँव में किस तरह की योजनाएँ होंगी, किस तरह के काम बनेंगे, यानी कि कुआँ बनेगा कि सड़कें बनेंगी, जो भी है। तो वो जो फैसला है वो ग्राम सभा की अहमियत है, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज़ तरीके से। और इसके साथ एक और जो बहुत अहम चीज़ जो जुड़ा हुआ है वो है कि सोशल ऑडिट की प्रक्रिया। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया यानी कि अगर एक चीज़ जो कहा जाता है कि काफ़ी सा इस पे करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको रोकने के लिए प्रावधान नरेगा में है कि सोशल ऑडिट मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है। इसका ये मतलब है कि जो भी काम होता है, एक कम्युनिटी के तरफ से सामूहिक तरीके से उसकी ऑडिट की जाएगी, उसको परखा जाएगा, उसकी जाँच की जाएगी और जो कर्मचारी इस जाँच के बाद पाए जाते हैं कि उन्होंने कोई घपला किया है, तो उनको उनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी, पेनल्टी होगी। तो ये जो पूरा जो ढाँचा है हक आधारित से लेके ये सोशल ऑडिट की जाँच पड़ताल की प्रक्रिया इसमें नरेगा में ऑलरेडी मौजूद है। अब जो ये नया कानून आया है, ये नया कानून क्या करता है, नरेगा सेक्शन 37 जो इस नया कानून का है, वो नरेगा को पूरी तरह खारिज कर देता है, यानी कि रिपील कर देता है पूरे एक्ट नरेगा एक्ट को।
तो रिपील जब कर देता है, इसमें 2-3 चीज़ें जो मुख्य रूप से अलग है नरेगा में, वो ये है कि नरेगा में 90% जो नरेगा का फंड है, वो केंद्र सरकार से आती थी और 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। अब ये नए कानून के तहत ये हो गया है कि केंद्र सरकार केवल 60% देगी और राज्य सरकारों को 40% अपने आप से जनरेट करना होगा रोजगार बढ़ाने के लिए। और ये 60% भी गारंटीड नहीं है। ये कह रहे हैं कि नॉर्मेटिव एलोकेशन, उनकी जो भाषा है, अगर आप अनुच्छेद पढ़ेंगे इसके, ये कानून पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि सेंटर विल असाइन नॉर्मेटिव एलोकेशंस टू स्टेट्स। यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताऊं कि मान लीजिए आप किराएदार हैं, आपके मकान मालिक आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। आपके घर पे नल है, लेकिन पानी का मोटर आपके किराएदार के पास है। तो जब भी आपको पानी की ज़रूरत होगी, आपको मकान मालिक के पास जाना पड़ेगा, बोलेंगे कि सर आप ज़रा मोटर चला दीजिए, हमको पानी की ज़रूरत है। और आपका मकान मालिक तय करेगा कि नहीं भाई नीतीश भाई, हमको आप जैसे दिख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बस इतना ही पानी दूँगा। और किसी और को बोले नहीं, नहीं आपको ज़्यादा पानी दूँगा। तो बात अगर हम तुलना करेंगे तो वैसे ही हो गया। अब केंद्र सरकार जो है वो मकान मालिक हो गया है और बाकी जो सारे राज्य हैं वो किराएदार हो गए। तो केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन से राज्य को हम कितना पैसा देंगे। तो ये जो 60-40 का रेशियो है, यानी कि 60% केंद्र सरकार से 40% राज्य सरकार से, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी कि जो काम के हक काम मांगने की, काम का जो हक था, राइट टू वर्क, जो कि आर्टिकल 21 से मिला था हमें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से, वो छीना गया है मुख्य रूप से। और जो ग्राम सभा के तहत जो फैसला होता था कि हमारे गांव में कौन सा काम होगा, कौन सी योजनाएं चलेंगी, वो अब ग्राम सभा का 73वां संशोधन जो था, 73rd अमेंडमेंट, उसके खिलाफ चला गया। वापस दिल्ली तय करेगी कि छत्तीसगढ़ के गांव में कौन से गांव में क्या काम होगा, वो दिल्ली तय करेगी। तो मुख्य रूप से अगर मैं देखूं, ये आ, बिल्कुल जो काम काम मांगने का जो हक है वो उड़ा देता है। और आ, और बेसिकली ये पूरा जो संवैधानिक ढांचे से जो आया था, वो अभी हमसे छीना गया है। मैं इसको इस तरह से समझ के, मतलब मैं जस्ट कह रहा हूँ कि ये, मतलब जो सामुदायिकता है वो भाव ले लिया गया है। जो जो जमीनी स्तर पे लोग जो फैसला कर सकते थे कि उनको इस बात की जरूरत है, वो अब वो नहीं कर पाएंगे। और साथ में उसकी कीमत भी अब राज्यों को ज्यादा चुकानी पड़ेगी। पर अगर राजेंद्र, अगर मैं एक मनरेगा मजदूर हूँ, तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये फर्क पड़ेगा कि आप कौन से राज्य में हैं, आपके राज्य में किसकी सरकार है, उससे फर्क पड़ सकता है। कि आपके राज्य में अगर वही सरकार है जो केंद्र सरकार में है, फिलहाल आज की तारीख में देखें तो अगर आप मान लीजिए बीजेपी सरकार केंद्र में है और आप ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो शायद आप पे, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा थोड़ा चैरिटी कर लेते थे, उस तरीके से शायद केंद्र सरकार थोड़ा आप पे चैरिटी कर देगी कि भाई आप ले लो, काम ले लो। लेकिन आप अगर कोई और राज्य से है तो आपको कोई चैरिटी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पहले मजदूर ये फैसला कर पाते थे ग्राम सभा की तरह से, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे गांव में सड़कें बनेंगी कि कुआं बनेगा। अब ये फैसला उनके हाथ पे नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार तय करेगी और राज्य सरकार की जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हाथ में पूरा पावर चले जाएगा। तो मजदूरों के हाथ में जो हक था, वो छीन के आपने इसको ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे दिया है। तो हमने जो इतने सालों से, तो एक मजदूर के लिए और एक एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि हर मजदूर हर जगह पे काम की मांग का आवेदन देता था और उनको एक पावती मिलती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम मजदूर ये तय कर पाते थे कि यहाँ पे सड़कें बनेंगी कि क्या बनेगी। अब वो पावर आपने उनसे छीन लिया है। और दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार इस कानून के तहत कह रही है कि 125 दिन का हम काम गारंटी देंगे। पहली बात तो, जो इतना आपका एग्जिस्टिंग बजट था, उसी में आपने ऑन औसतन आपने 45-50 दिन का काम किया है। अब आपकी बजट आपने कम कर दिया है। बजट कम करने के बाद आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपको 125 दिन का काम मिलेगा? तो दोनों तरह से देखा जाए तो मजदूर को एक झूठ के दलदल में फंसा देने की एक प्रक्रिया है।
तो मज़दूर के हाथ में कोई पावर नहीं है जो पहले हुआ करता था। हुँ। तो इसमें एक जो बड़ा बदलाव शायद ये भी है कि क्या आपने कहा कि अगर राज्यों की सरकारें मतलब ये वापस तो मनरेगा के पहले ऐसे भारत था तब भी कल्याणकारी योजनाएँ होती थी तो ये उस तरह का ही कुछ हो गया या इसमें अब मतलब जो जो मनरेगा का जो मज़दूर है उसकी उसकी इक्विटी घट गई है आप ये कह रहे हैं इससे? बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और आपने जो जो जिस तरीके का आपने मिसाल रखा वो बिल्कुल सही है कि हम हिंदुस्तान में हमने पहले देखा है 1980 के दशक में भी योजनाएँ चलती थी। अब योजना और हक में फ़र्क होता है। हक आधारित कानून और योजना में क्या फ़र्क है, वही हमें समझना होगा। हमने हक आधारित कानून से लेके हमने योजना बना दिया है। अब योजना बनाने से उसका कोई गारंटी नहीं है। हक आधारित कानून में गारंटी है कि अगर आपका हक छीना गया, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। ये सही बात है कि हर मज़दूर कोर्ट नहीं जा सकता, वो भी है। लेकिन जहाँ पे मज़दूर संगठन बने हैं, मज़दूर संगठन की तरफ से वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, उनमें ये एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। लेकिन अभी क्योंकि ये वापस वो पुराने ज़माने की योजना की तरफ चले गए हैं, तो ये मैं तो कहूँगा कि एक बैकवर्ड चले गए हैं। हम वापस सामंतवाद की तरफ जा रहे हैं, हम वापस पितृसत्ता की तरफ जा रहे हैं क्योंकि महिलाएँ खास नरेगा की मज़दूर हैं और महिलाएँ अभी फिर से माँगने लगेंगी कि भाई हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए। तो हम जो जो हमने गेन्स इतने सालों में किए हैं, वो हम खो रहे हैं। इसमें एक और बात भी है कि जैसे अभी भी कुछ राज्यों के पैसे रोक रखे हैं मतलब और उनको भुगतान कम किया गया है या रोका गया है उनका जो है तो वो भी एक दिक्कत रही है जहाँ पे केंद्र ने खासतौर उन राज्यों में जहाँ पे उनकी सरकार नहीं है तो ये एक अपने आप में सब देख सकते हैं इस बात को और साथ ही जैसे कि एसआईआर में किया गया है वोट बंदी के चक्कर में वैसे ही मनरेगा की जो कार्ड होल्डर्स और उनकी लिस्ट भी उसमें भी काफी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें से भी तो ये क्या ऐसा है कि 125 दिन तब देंगे जब वो लोगों की संख्या कम कर देंगे या मतलब उसमें भी एक तरह की बंदर बांट या डंडी मारी जाएगी? हाँ, देखिए केंद्र सरकार का ये सिस्टम रहा है कि देखिए आपको अगर कोई भी परसेंटेज आपको दिखाना है कि बढ़ा है, तो आप परसेंटेज बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं आपके, ठीक है? एक एक जो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे है, नीचे की संख्या है, उसको आप कम कर दीजिए, जो आपका फ्रैक्शन जो है अपने आप में अच्छा दिखने लगेगा। यानी कि 3/5 से अगर आपको 3/4 करना है, तो आप 5 की जगह 4 नीचे रख दीजिए, तो आपका परसेंटेज बढ़ गया। तो उसी तरीके से उन्होंने किया है कि अब कहेंगे अब बहुत सारी तकनीक चीज़ें जो पिछले 10 सालों से वो ला रहे हैं कि आप ई-केवाईसी कीजिए, आप आधार से जोड़िएगा। इतना जो तकनीकीकरण जो चल रहा है, उससे क्या होगा कि कई सारे मज़दूर जो है वो परेशान होके, हताश होके कहेंगे कि भाई हमें नहीं करना, हमें छोड़ दीजिए। क्योंकि वो चक्कर काटते रहेंगे ई-केवाईसी जोड़ने के। तो ज़ाहिर है कि आपका जब डिनोमिनेटर घटेगा, आपके पास फिर आप बोलेंगे, आपका डिनोमिनेटर आपने मज़दूर को परेशान करके, उनको हताश करके, वो खुद इस योजना से बाहर जाएँगे। फिर आप बोलेंगे कि देखिए, हिंदुस्तान तो विकसित हो रहा है, क्योंकि मज़दूर काम नहीं माँग रहे। उनको अपने काम माँगने से ही उनको द्वार पे ही आपने रोक दिया है। सरहद पे ही आपने कह दिया कि आप नहीं आ सकते। फिर आप कह रहे हैं कि डिमांड कम है। तो ये जो एक स्कैम है, ये जुमला है। फिर आप कहेंगे कि 10 मज़दूर को ज़रूरत थी, उनको देखिए हमने 90 दिन, 100 दिन का काम दिया है। तो मेरे ख़्याल से ये जो नैरेटिव है कि 125 दिन का काम देके, वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा जुमला है, वो मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की आवाम कोई मूर्ख नहीं है। अ, आज नहीं तो कल वो ये समझ जाएँगे कि ये खेल है और 2.5 लाख पंचायत हिंदुस्तान में है, वही सवाल उठाएगी। हुँ। इसमें एक बात ये भी थी कि जैसे सरकार जो है और खास तौर पे एक तो केंद्रीकरण जो है हर चीज़ का जो है वो अपने आप में भारत के लिए, इसके लोकतंत्र के लिए और गरीबों के लिए खास तौर पर वो अपने आप एक समस्या है। पर जब जैसे हम देखते हैं ये एक बिहार में भी हुआ कि जो पैसे कोई नहीं माँग रहा था वो पैसे दे दिए पर आपने जो मूल समस्याओं का के बारे में कुछ प्रोग्राम या कार्यक्रम लेकर नहीं आए। तो एक तरफ बात कर रहे हैं कि लाभार्थी राजनीति है हमारे यहाँ की जहाँ पे हम
80 करोड़ लोगों को या ऐसा कोई संख्या जिनको हम मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, या वो चीजें भी दे दे जो मांग नहीं रहे लोग जो। पर जब जो चीज मांग रहे हैं लोग, जो कि काम का अधिकार है, तो वो अगर उनको उसमें जो है काट छाट करने की जो प्रवृत्ति है, ये जो लाभार्थी बनाम अधिकार मांगने वाले के बीच की जो दिक्कत है, और वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये सरकार तो चाहती है कि हम नागरिक ना बने। ये नागरिकता से हमें निकालने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। क्या क्या कोशिश कर रही है, देखिए। आपको हम 2,000 रुपया, देखिए, आपका मुंह बंद कर देंगे। चुनाव से पहले आपको 2,000 रुपया दे देंगे या 10,000 रुपये दे देंगे। तो ये तो एक तरह से ब्राइब हो गया। दूसरा है कि SIR ला रहे। SIR की तरफ से लोगों को नागरिकता छीन रहे। तीसरा है, नागरिकता की परिभाषा क्या है। नागरिकता की एक परिभाषा ये है कि हम अपने हम में सवाल पूछने की क्षमता बड़ी है कि नहीं है। क्या जो पावर में है, आज सत्ता में जो बैठे हैं, सत्ता में हम उनसे सवाल पूछ के जवाबदेही की अपेक्षा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। आज अगर हम लोगों को इस तरीके से बांट दें कि वो बस चक्कर काटते रहे, और वो अपने आप में एकजुट होकर सवाल पूछने की जो क्षमता है उसको हम और कमजोर कर दें, तो फिर वो नागरिक कैसे बनेंगे, वो तो लाभार्थी बनेंगे। तो हम ये जो पूरा जो ढांचा है, ये जो कंटिन्यूअस हमें टेक्नोक्रेसी के दलदल में हमें घुमा रहे हैं, तो ये एक सोच है, ये जो आर्किटेक्चर है वो इसीलिए है कि हम सारे को सब हिंदुस्तान के सब लोगों को हम नागरिक से हम उनको लाभार्थी बनाएं। और यही मैं कह रहा था कि यही वो सामंतवाद का चक्कर है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म और सामंतवाद के टाइम पे क्या होता था कि आप राजा महाराजा हैं, आप किसी को अच्छा लगा आपने कुछ दे दिया, कोई अच्छा नहीं लगा आपने उसको नकार दिया। तो हम फिर वही चंगुल में जा रहे हैं। और जब केंद्र सरकार से कुछ आता है तो हम बोलते हैं अरे रे क्या बढ़िया काम किया है, कितने दयालु है। ये जो परिभाषा है आपकी, ये आर्किटेक्चर को हमें समझना है कि हम दयालु सरकार चुन रहे हैं। हमें दयालु सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमसे मिल के एक साथ बात कर सके, हमारी बातों को समझ सके। मन की बात एक तरफा होता है नीतीश भाई। दया के नाम पे दरअसल आप क्रूरता ही कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ और लोगों के साथ, खासतौर पे वो लोग बिल्कुल। जो लोग हाशिए पे खड़े हैं। राजन, अगर 20 साल का ये जो मनरेगा था, अगर हम इसको मान लें कि ये अब जो है बदल गया है, तो इन 20 सालों का सबसे बड़े हासिल क्या थे? मतलब अगर आप मुझे और हिंदी वालों को बता पाए कि मनरेगा हम सुनते रहते हैं और उसको अलग अलग तरह से देखते हैं, पर किस तरह से उसके जो हासिल थे, उसके जो अकम्प्लिशमेंट थे इन 20 सालों में, उनको आप कैसे बताएंगे? मैं एक छोटा सा एक एनेक्डोट है, स्टोरी है, जिससे मैं खुद वाकिफ हूँ, मैं बता रहा हूँ, उससे मैं शुरू करता हूँ। मैं एक गांव में था, कर्नाटका और गोवा के बिल्कुल बॉर्डर में। ठीक है, वो गांव में रात को मैं था, एक सोमवार की रात थी। जिसके घर पे रुका था वो भी एक, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है, लेबर ऑर्गेनाइजर है। तो उनके घर पे रुका था और वो कह रहे थे कि रात को वहाँ पे बिल्कुल जंगलों के बीच है, बहुत सुनसान, बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो वहां पे उनके गांव पे जब रुका था, वो कह रहे थे कि रात को यहाँ पे राम मंदिर में भजन होता है, भजन के लिए चलिएगा कि नहीं। तो मैंने कहा चलिए। तो मैं उनके साथ भजन में गया। वहां पे 4-5 पुरुष थे, 3-4 महिलाएं थी। तो भजन वजन हुआ रात को। फिर 11:30 बजे जब हम वापस घर जा रहे थे, वो हमसे बोले कि देखिए, अगर नरेगा नहीं होता तो आज ये महिलाएं यहाँ पे भजन नहीं गा सकती थी। तो मैंने कहा नरेगा और भजन गाने का क्या संबंध है, आप जरा बताइए। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो 3 महिलाएं वहां पे भजन गा रही थी मंदिर में, राम मंदिर में, वो जी। नरेगा आने से पहले वहां पे मंदिर में महिलाओं का अलाव नहीं था कि वो जाके मंदिर में गाना गाएं, ये उनको इजाजत नहीं थी। नरेगा जब शुरू हुआ तब ये महिलाओं ने नरेगा के माध्यम से, क्योंकि ज्यादातर नरेगा के श्रमिक जो मजदूर हैं महिलाएं हैं। अगर आंकड़े देखेंगे तो 58% नरेगा के मजदूर महिलाएं हैं। तो नरेगा आने के बाद इन महिलाओं ने वहां पे महिला मजदूरों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। फिर नरेगा में वो काम मानने में सक्षम हो गए, काम मांग के अपना अधिकार की भाषा समझ गए। अब नरेगा के माध्यम से उन्होंने जो अधिकार की भाषा सीखी, जो जुबान सीखी उन्होंने, फिर उनको लगा कि भाई हम जब वहां पे अपना अधिकार जता जता सकते हैं, तो हमें मंदिर में जाके गाने का अधिकार क्यों नहीं। तो ये फिर उन्होंने
मंदिर में जाके गाना शुरू किया। तो ये देखिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1930 20-30 के ज़माने के दशक में हमने पढ़ा है कि गांधी अम्बेडकर ने इसके बारे में किया था। वही चीज़ यहाँ पे नरेगा के माध्यम से महिलाएँ कर पाई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि, और ये मैंने खुद देखा है, अ, सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण में नरेगा का बहुत बड़ा योगदान है। कई सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो सिंगल मदर हैं, उनके पति पलायन करके जा चुके थे या फिर मर चुके हैं। उनको अपने बच्चों बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है, और नरेगा एकमात्र साधन है जो उनको गाँव में रख के उनको एक मौका देती है अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए। तो एक तरफ वो है। दूसरी तरफ है कि अ, एक ये जो एक सोच है कि नरेगा मज़दूर और किसानों के बीच एक हमेशा एक टेंशन है। एक्चुअली वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। क्योंकि नरेगा मज़दूर के माध्यम से, और ये इसका एविडेंस भी है, रिसर्च भी है, कि जब से नरेगा शुरू हुआ, इनिशियली नरेगा को भी हमको 3 फ़ेज़ों में बाँटना चाहिए। 2006 से 9 का एक फ़ेज़ था, 2009 से 13 का 14 का एक फ़ेज़ था, 2014 के बाद का तीसरा फ़ेज़ है। मैं 2009 से 14 का फ़ेज़ बता रहा हूँ। उस फ़ेज़ में कई सारे रिसर्च भी हुए हैं, और ये भी पता चला है कि नरेगा आने के बाद वहाँ पे जो किसान हैं, किसान की आमदनी बढ़ी है। नरेगा आने के बाद रूरल वेजेस इंक्रीज़ हुआ है। नरेगा आने के बाद इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एसेट्स, यानी कि अच्छे-अच्छे एसेट्स वहाँ पे गाँव में बने हैं। और कई सारे ऐसे जो पॉज़िटिव्स हैं नरेगा के, मेन तो मैं कहूँगा कि और एक और चीज़ है कि ख़ास करके अगर आप गाँवों में देखेंगे तो आज भी दलित आदिवासी समुदाय सबसे ज़्यादा है, पिछड़े हैं। और वहाँ पे जो अपर कास्ट या अ, अदर अपर अपर साइड ओबीसीज़ है, वो उनका एक एक पावर इक्वेशन, एक एसिमेट्री चलता है। तो वहाँ पे दलित आदिवासियों का भी जो है कि सवाल पूछने की क्षमता बढ़ी है, क्योंकि उनको लगता है कि आज बार्गेनिंग पावर बढ़ा है। क्योंकि आज उन पता चला है कि भाई, अगर अगर नरेगा है तो हम वहाँ पे जाके काम ले सकते हैं, वहाँ पे हमें मिलेगी। ये पहला कानून है जिसके तहत महिला पुरुष को समान वेतन मिलता है। तो कई सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं। अ, जी। और एक और चीज़, नितिश भाई अगर आपको इजाज़त हो तो मैं ये कहूँगा कि एक आत्मनिर्भरता, जो ये सरकार की बड़ी एक एक फ्रेज़ है, एक्चुअली वो नरेगा एक ऐसा एक कानून है जिसमें आत्मनिर्भर मज़दूरों को, जो जो छोटे किसान हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रावधान इसमें है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। इट्स गुड इकोनॉमिक्स, इट्स नॉट जस्ट अ गुड पॉलिसी, इट्स वेरी गुड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। अ, इसके बाद एक एक सवाल ये भी है जो राज्य और केंद्र के बीच के संबंध में, एक तो उसके पहले भी बल्कि ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि इस सरकार ने जो भी कुछ योजनाएँ जो जिनके ऐलान किए हुए हैं इन पिछले 11-12 सालों में जब से हम देख रहे हैं, उन योजनाओं का जब उनको जब अमल करना होता है तो वो हमेशा कोई उसमें गड़बड़ ज़्यादा हुई है। अगर हम देखेंगे तो चाहे वो जैसे ही वादे थे रोजगार के थे या स्किल अप के थे या इकोनॉमी को ठीक करना था या हर तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी बोला गया वो कभी भी ठीक से उसको अमल नहीं कर पाए, वादे पूरे नहीं कर पाए। तो एक तो इसलिए ही ये पूरा जो नया कानून है वो शक के दायरे में है और एक इसलिए भी कि जो से मनरेगा इस सरकार के सामने आया तो उन्होंने उसमें भी बहुत को शुरू में ही कहते हैं कि ये तो एक मेरे ख्याल से म्यूजियम है एक बैड पॉलिसी का, ऐसा कुछ मोदी जी ने कहा था शुरू में ही उसके बारे में। और पर उसके बाद वो चलती तो रही पर उस पे कभी भी ध्यान या उसको आगे बढ़ाया नहीं गया उसको मजबूत करने के लिए। तो अब जब ये कानून बदल रहा है तो इसकी गारंटी क्या है कि ये इसको ठीक से अमल कर पाएंगे? कोई गारंटी नहीं है नीतीश भाई, वही तो है। यहाँ पे गारंटी शब्द ही मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा जुमला है। क्योंकि जब आप बजट आवंटन करेंगे ही नहीं, जब आपने कह दिया है कि अ, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकार पे थोप दिया है। तो काम जब रोजगार का बढ़ावा नहीं होगा, तो ये कहेंगे देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, किसी और की जिम्मेदारी है। तो ये तो बस ऐलान करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी जवाबदेही किसी और पे थोप रहे हैं।
तो जाहिर है कि इस पे कोई गारंटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। और अगर आप ये जो नया कानून जो ग्रांजी बिल उन्होंने लाए है उसको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन कहीं पे कानून में कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसके तहत आप ये कह पाएंगे कि वाकई में इसमें गारंटी है, एक भी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आप ये क्या है मतलब लोग की धोनी महात्मा गांधी का नाम हटाकर एक तरह से राम भरोसे कर दिया है उस पूरी स्कीम को। लोग शायद समझ जाएंगे जो राम भरोसे है उसमें आप क्या बोल सकते हैं, तो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, उसको आप अ, जो कि हमारे देश में ये लगातार होता चला जा रहा है। अ, पर साथ साथ ये जो अगर हम इस बात को मानते हैं कि चलो ये इनकी नीयत ठीक है, जिसको लेकर काफी सारे सवाल हैं, पर अगर नीयत ठीक है तो क्या राज्यों पर राज्य किस तरह से इसको कर पाएंगे, खासतौर पर वे राज्य जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, जहाँ पे मनरेगा की सबसे ज्यादा जरूरत है, और उन राज्यों में वो कैसे उसको राज तो अपना हिस्सा कैसे दे पाएंगे, उसको अमल कैसे कर पाएंगे उस। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। हम इस बार इस पिछले हफ्ते जब से ये कानून आया है, हम नरेगा संघर्ष मोर्चा की तरफ से कई सारे सांसदों से मिले, कई सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिले। उसमें से एक सांसद जो थे वो तेलुगु देशम पार्टी के थे। तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का अलायंस में है, बीजेपी के अलायंस में है केंद्र सरकार में। अब उनसे जब मिले, उनके साथ हमारी बात हुई कि देखिए, और आंध्रा में खास करके नरेगा बहुत इस्तेमाल होता है आंध्रा में। तो ये था कि वो कह रहे हैं कि हाँ, ये तो ठीक है। और उन्होंने संसद में भी ये बात रखी, अगर आप गौर से सुनिएगा उनकी बात, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, चेंज तो कांस्टेंट है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ चीजें कही। लेकिन राज्य सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? आंध्रा तो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर रही थी। आंध्रा तो बोल रही थी कि भाई हमें स्पेशल प्रोविजन चाहिए केंद्र सरकार से। अब ये अगर 40% उनको देना पड़ा तो कहाँ से जनरेट करेगी? तो यहाँ पे भी दो तीन चीजें हैं, खास करके जो अगर आंध्रा की ये हाल है, सोचिए, वो संसद में खड़े होके बोल रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इतना हमें थोड़ा और पैसा दे। तो वो आंध्रा से बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर आंध्रा से बोल रहे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां की क्या स्थिति? आर्थिक तौर पर ज्यादा कमजोर राज्य हैं, ज्यादातर हिंदी पट्टी के हैं, और जहाँ की गवर्नेंस अपने आप में कुख्यात है कि वो कोई भी काम ठीक से करके नहीं दिखा पाए हैं अभी तक। वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, एक और कानून है, एफआरबीएम एक्ट एक है, जो कहता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि आप इतने एक एक परसेंट है, 3% जीडीपी का 3% से ज्यादा आप फिस्कल डेफिसिट नहीं रख सकते। यानी कि आप अगर सरल भाषा में सोचें तो आप ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते बाजार से या कहीं और से। और जो गरीब राज्य हैं उनके पास वैसे ही पैसा, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम है, कर्जा भी आप इतना नहीं ले सकते। तो जाहिर है आप करेंगे क्या? आप झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी राज्य है, वो जाहिर है कि वो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार इसके माध्यम से नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो वहां के लोग करेंगे क्या? वो जाएंगे वापस दिल्ली, वो जाएंगे वापस बेंगलोर, और अलग अलग जो बड़े शहर हैं वहां पे पलायन करके जाएंगे काम करने के लिए। और फिर जो बड़े शहर है उस पे एक्सेस लेबर का एक एक क्या कहें, एक प्रेशर बढ़ेगा। वहां पे एक हाउसिंग क्राइसिस होगी, वहां पे पानी की समस्या बढ़ेगी। तो आप जो है कि आप सोच नहीं रहे हैं कि इसकी वजह से क्या क्या और नए तरीके के क्राइसिस आप पैदा कर पाएंगे, पैदा हो सकते हैं। तो ये गंभीर बात है, और राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? आखिरी सवाल राजेंद्र इस बारे में है कि आपको क्या लगता है ऐसे कि हमने और ये क्योंकि एक तरह से बड़ा अगर ये कानून उस तरह से है जैसे कि आप बात कर रहे हैं, जैसा कि दिखलाई दे रहा है, ये उन सारी चीजों पर एक तरह से हमला भी है, यहाँ पे वो चाहे गरीब हैं, वो चाहे पंचायतें हैं, वो चाहे फैसला करने की जो अ, अधिकार पर हमला है, फैसला करने की जो सहूलियत थी लोगों के पास उस पर हमला है। तो इसको लेकर इस देश में क्या आगे क्या होगा, इन द सेंस कि जैसे हमने किसानों के साथ देखा था, और फिर बाद में सीए एनआरसी के अराउंड साथ भी देखा था। तो आपको क्या लगता है कि नरेगा इन 20 सालों में इतना
उसके लोग हैं, उसके साथ जो काम करते हैं, वो इतने संगठित हैं कि वो इस न सिर्फ आवाज उठाएं, बस इसको एक प्रभावशाली अभियान या आंदोलन में बदल सके। यहाँ पे भी दो बातें अहम हैं नीतीश भाई। एक तो ये कि कहा जा रहा है गांधी का नाम को हटा के कोई और नाम रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो ये जो नया कानून है वो ऑन द फेस ऑफ इट ये गांधी का नाम चेंज किया है, लेकिन एक्चुअली देखें तो ये गांधी और अंबेडकर दोनों पर वार है। और पूछे क्यों? क्योंकि गांधीयन थॉट क्या था कि हम लोकल गवर्नेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, कि हमारी पंचायत ग्राम सभा तय कर। मॉम के और कतार के आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो लास्ट प्राइज। एग्जैक्टली, गांधी का जो फेमस टैलिस्मैन जिसे कहा जाता है, तो सबसे गरीब व्यक्ति के बारे में सोचिए और योजना बनाइए, तो उस ढांचे में देखें तो ये गांधी के खिलाफ है। दूसरी तरफ देखें तो नरेगा में जो हक आधार, पूरा कानून जो है कि हक पे आधारित है, कि मजदूर काम मांगने की हक है, उनका काम मिलने का हक है, राइट टू वर्क। और ये जो हमारी जो हक की जो सोच है वो हमें मिला अंबेडकर से। आपने गांधीयन लोकल गवर्नेंस पे वार किया है और अंबेडकर फ्रेमवर्क ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे वार किया है। तो गांधी और अंबेडकर दोनों पर असॉल्ट है। पहले तो हमें ये बात समझनी होगी। और दूसरी बात कि आज हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि आप सोचिए कि 20 साल का कानून आपने 2 दिन में आपने कानून को तोड़ दिया है। लेकिन उसके खिलाफ अगर हम कोई डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट करना चाहेंगे तो हमें प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई। हमें बताया गया कि आपको 10 दिन का परमिशन चाहिए। तो 2 दिन में आप कानून बदल सकते हैं, लेकिन उसके कानून बदलने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आपको 10 दिन की इजाजत की जरूरत है। और हम में से कुछ लोगों को पुलिस से चिट्ठी आई कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आप सोचिए, ये जो आप जो राइट्स का जो फ्रेमवर्क ही तोड़ रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की 2.5 लाख ग्रामीण इस पे चुप नहीं बैठेंगे। मेरा ये मेरा ये क्लियर मानना है। पंचायतें जो है 2.5 लाख पंचायत के जो मजदूर हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो इसके खिलाफ खड़े होंगे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अभियान के तौर पे जवाब जाएगा कि आप हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी अभी मनरेगा के कितने कार्ड होल्डर्स रहते हैं और क्या लगता है आगे ये कितना संख्या रहेगी इसके बाद उनके पास? हाँ, रोज टोटल रजिस्टर्ड वर्कर्स तो आपके 26 करोड़ है। लेकिन इन्होंने जो डिनोमिनेटर घटाने की प्रक्रिया शुरू की है, कि आपका केवाईसी नहीं हुआ तो आपको डिलीट कर देंगे, तो उस तरीके से काफी अभी घटा है। मेरे ख्याल से वो घट के अभी 15 के आसपास आ गया है। हम्म, तो 15 यानी 15 करोड़, सॉरी। हाँ। मतलब सिर्फ तो इसमें एक और भी बात है कि इसको बहुत हड़बड़ी में अफरा तफरी में एक तरह से लाया है और देश पर थोप दिया गया। इस पर चर्चाएं नहीं की गई, जैसे कि जब मनरेगा बना था तो उसमें इतने सारे लोगों से इतने सारे स्तर पर बातचीत के बाद एक सबकी सहभागिता के साथ उसको बनाया गया था कि ये एक ऊपर से एक फरमान की तरह आया है और उसको हड़बड़ी में पास किया गया। उस पे किसी की सुनी नहीं गई, उस पे बातचीत नहीं की गई, उस पे नीति पे जो लोग काम करते हैं, पॉलिसी पे जो लोग काम करते हैं, उनके साथ बात नहीं की गई और अफरा तफरी में ये इसको लागू कर दिया गया। और जब भी ये सरकार ने जब भी ऐसा पहले पहले भी किया तो दरअसल उसमें उनको वो या तो उसको छोड़ना पड़ा या दबाना पड़ा या कुछ ऐसा करना पड़ा, जिसकी उम्मीद नहीं चाहिए कि शायद वो ये जो बोलते हैं कि अकल थोड़ी सी आएगी तो शायद वो उसको सोचेंगे उसके बारे में भी। पर साथ ही ये एक शायद शुरुआत है, एक निर्णायक बिंदु है, प्रस्थान बिंदु है इस मनरेगा का, जो कि 20 साल से इस देश में चल रहा था और दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन की योजना थी। जैसे कि मैंने ने बताया कि 26 करोड़ लोग उससे लाभान्वित थे, उसके उसके कार्ड होल्डर्स थे। अ, इसको इस तरह से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी फ्री राशन देने की बात करते हैं। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती ही चली जा रही है और वो अपने आप में एक परेशान करने वाली बात हम सब भारतीयों के लिए होनी ही चाहिए। तो अब जो अगले कदम किस तरह से देखते हैं राजेंद्र इसको, और फिर इस बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। अगला कदम यह है कि सारे जो कम से कम नरेगा संघर्ष मोर्चा के तहत जितने भी मजदूर संस्थाएं जुड़ी हैं,
वो अपने अपने राज्यों में, अगर आप कल देखिएगा तो कल कितने राज्यों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ है, कितने, मेरे ख्याल से 20 राज्यों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन 19 दिसंबर को हुआ है। तो यानी कि ये एक सीधा ऐलान है कि मजदूर चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान देश भर में चलेगा। अब क्या स्वरूप लेगा इसको वक्त ही बताएगा, लेकिन अभियान तो एक होने वाला है, एक मजदूरों का। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरे ख्याल से राज्यों को एक कानूनी तरीके से इस पर सवाल पूछना चाहिए कि कोर्ट्स को भी इस्तेमाल करके ये जो नया कानून है, नए कानून के खिलाफ सवाल उठाने की जरूरत है। कम से कम मैं ये 2 चीज तो देख ही रहा हूँ। हम्म। तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए राजेंद्रन। मेरे ख्याल से कई सारे जो सवाल लोगों के जहन में होंगे वो कुछ उसको उनके जवाब इस बातचीत से मिले होंगे। हम आगे भी इस पे ध्यान से देखते रहेंगे क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है और जिससे लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर पर हिंदी पट्टी के लोग। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल भी रखिए। बहुत शुक्रिया राजेंद्रन आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार। बहुत शुक्रिया नीतीश भाई। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।